इंसाफ की इस लड़ाई की अंतिम कड़ी अभी बाकी है। 1996 में सीबीआई की सिफारिश के बावजूद आज तक दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केरल में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस दिशा में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और अब वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन इन्हीं पुलिस अधिकारियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और इस मुहिम में हम यानी जी न्यूज उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि मीडिया ने कभी भी इस पूरे मामले को बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अपने देश के इन वैज्ञानिकों के साथ जो नाइंसाफी हुई है और देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी ही चाहिए। 3 of them and 101 satellite of 5 km circular PSLV-C सैंतीस एक नई उड़ान 5 4 3 2 1 0 +1 2 3 4 5 6 of carbon 7 8 9 decimal seconds. Now finally, India has successfully set a record by launching 104 satellites into orbit. India breaking, what, about 3 hours ago, not even that maybe, breaking this world record, 104 satellites. Рекорд установила Индия. Ракета-носитель «Полар» вывела в космос 104 спутника единовременно. Индия одной ракетой запустила на орбиту сразу 104 спутника. वर्षों पहले हो जाता ये चमत्कार अगर वैज्ञानिकों के साथ नाइंसाफी ना हुई होती। अगर इसरो की टीम को जासूसी के केस में ना फंसाया जाता तो कई साल पहले मंगलयान हो जाता कामयाब। ये कहानी है एस नाम्बी नारायणन और उनके साथियों की। ये तस्वीर इसी महीने की 15 तारीख की है जब PSLV C-37 पर सवार होकर श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ऐसे कई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग आज से कई वर्ष पहले कर सकता था अगर इसरो के वैज्ञानिक एस नाम्बी नारायणन और उनकी टीम को जासूसी के केस में फंसाने की साजिश नहीं रची गई होती। ये एक ऐसा मामला है जिसने कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे इसरो को करीब कई वर्ष पीछे ढकेल दिया। ये उस फर्जी जासूसी केस का विश्लेषण है जिसने इसरो के उन वैज्ञानिकों की टीम को जेल में पहुंचा दिया था जो देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने के मिशन में लगे थे। इसलिए जी न्यूज की टीम ने फैसला किया कि इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने के लिए हम सीधे श्रीहरिकोटा जाएंगे। जिन वैज्ञानिकों को इज्जत, मान, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, हमारे सिस्टम ने उन्हें जेल में डाल दिया। करीब 50 दिनों की जेल और पिछले 22 साल से अदालत के चक्कर लगा रहे वैज्ञानिकों को सम्मान देने का क्या हमारा यही तरीका है? ये घटना वर्ष 1992 की है जब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था। भारत को महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन के लिए ऐसे रॉकेट इंजन की जरूरत थी जो उसके सैटेलाइट्स को स्पेस में प्रक्षेपित कर सके। रूस के इनकार करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन और उनकी टीम को क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। नाम्बी नारायणन वही वैज्ञानिक थे जो वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी को भारत लेकर आए थे। यहाँ तक कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सतीश धवन इनके काम से बेहद खुश थे। I worked in ISRO for 36 years. I was actually working with Dr. Abdul Kalam to begin with. I got actually interested in the liquid rockets, so I thought I should do something on that. We signed the contract during '91, and we should have got the first cryogenic GSLV
during 99, it is 8 years from that date. But in between 93, 94, the contract broke. 94, the contract completely broke. We were trying to get the cryogenic system. A cryogenic engine is going to sit on top of the rocket. But then when it came to the spy case, all of a sudden, Kerala police came and arrested me, stating that I have transferred the technology to the foreigners. Of course, they were telling that it is the Vikas technology and the cryogenic technology. अचानक केरल पुलिस ने नाम्बी नारायणन के साथ क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों को इसरो की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज दूसरे देश में भेजे थे। साथ ही केरल पुलिस ने इस मामले में मरियम रशीदा और फौजिया हसन नाम की 2 महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया, जिन पर आरोप था कि वो मालदीव की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। States that A, this is a false case, and B, that these are the people who have committed certain crimes. Now the question is, if it is and their statement was accepted at the CBI, the CJM court level, later accepted at the High Court, further accepted at the Supreme Court. मामला काफी गंभीर था और ऐसे में इसकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का फैसला किया गया। करीब 2 साल तक चली सीबीआई की जांच में नाम्बी नारायणन और उनके साथियों पर लगे आरोपों को फर्जी पाया गया। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ कहा कि इसरो की जासूसी हुई ही नहीं और केरल पुलिस ने बिना सही जांच किए ही इसरो के वैज्ञानिकों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट में साफ कहा कि आईबी ने जिन 2 मालदीव के महिलाओं के आधार पर इन वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया है वो गलत है और क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े किसी भी रिपोर्ट की कोई चोरी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर क्या इसरो किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मालदीव की इन दोनों महिलाओं को इसरो के वैज्ञानिकों को जासूसी के केस में जानबूझकर फंसाने के लिए भारत भेजा गया था। जासूसी के इन आरोपों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 1998 में अपने अहम फैसले में नाम्बी नारायणन के खिलाफ सारे आरोप खारिज करते हुए पूरे मामले की पुलिस जांच पर सवाल उठा दिए। After 1.5 years investigation, they found that this is a false case, and in that false case, a contributor to the nation is arrested, and thereby the ISRO, the Space Agency of India, is shattered, and that delayed 15 years about to acquire cryogenic engine. If this case was not there, we could have developed cryogenic engine in the year 2000 itself. नाम्बी करीब 22 साल से अदालत का चक्कर लगा रहे हैं और अब उनका मकसद केरल पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का है जिन्होंने उनके करियर को खत्म कर दिया। Dreams were lost, and my health was lost. My family had a problem. Actually, I could not get my daughter and son married in time. Innumerable losses, associated losses. You know, you can't walk on the street for no fault of yours. You have done no crime. नाम्बी नारायणन के समर्थन में देश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने इंसाफ की मांग की है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने केरल में जाकर नाम्बी नारायणन से उनके घर पर मुलाकात भी की थी और उनके केस को अच्छी तरह समझा था। देखिए, इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और जो इसरो ने कामयाबी हासिल की है तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोगों का योगदान जरूर हो सकता है। मेरा मानना है that possibility cannot be ruled out to defame the ISRO. क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में लगे इन वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किए जाने से इसरो के मिशन पर ब्रेक लग गया और वर्ष 1992 में शुरू हुआ क्रायोजेनिक इंजन मिशन का सफल टेस्ट साल 2014 में जाकर पूरा हुआ, यानी करीब 22 साल बाद। और अगर ये काम पहले हो गया होता तो आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत
दुनिया के तमाम देशों से कहीं आगे निकल चुका होता। खैर, भारत ने धीरे धीरे ही सही अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी जगह बना ली और आज भारत बड़े बड़े देशों से आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ हमारे सिस्टम को नाम्बी नारायणन के मामले को याद रखना होगा और इस मामले में जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा देनी होगी। नाम्बी नारायणन की जिंदगी तबाह हो चुकी है और उनके साथी थक हार करके कानूनी जंग से पीछे हट गए हैं। नाम्बी के लिए लड़ाई एक टूटे सपने और बिखरे हुए जिंदगी को समेटने की है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। इसरो में जासूसी का यह मामला बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें विलेन कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन इसके पीड़ित हमारे ही देश के हमारे अपने वैज्ञानिक हैं। इसरो में जासूसी का यह फर्जी मामला देश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उस समय क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसरो जासूसी कांड का एक दूसरा पक्ष भी है जो इस पूरे प्रकरण को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है, क्योंकि इस पूरे कांड के बाद लगातार ये सवाल उठता रहा कि अगर किसी वैज्ञानिक ने जासूसी नहीं की थी तो फिर उन्हें फर्जी केस में फंसाया क्यों गया? क्या इसका मकसद इसरो की क्रायोजेनिक इंजन के विकास की परियोजना को असफल बनाना था? क्या ये एक षड्यंत्र था? इस सवाल के जवाब में एक धारणा काफी प्रचलित है। इस धारणा के मुताबिक इस जासूसी कांड के पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका पहले से ही इस बात के विरोध में था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का विकास करे, क्योंकि ऐसा होते ही भारत ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करने के कारोबार में अमेरिका और फ्रांस का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाता, जो कि अब हो चुका है। इसरो जासूसी मामले पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख किताब पत्रकार ब्रायन हार्वे की है, जिसका नाम है रशिया इन स्पेस, द फेल्ड फ्रंटियर। इस किताब में कई दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि CIA ने इसरो के क्रायोजेनिक इंजन विकास कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया था। अगर 90 के दशक में क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत ने कामयाबी हासिल कर ली होती तो अंतरिक्ष की दुनिया में आज भारत सुपर पावर बन चुका होता। यह देश के हित से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी खबर है, और इस मामले में जी न्यूज उन वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे। यही हम भी चाहते हैं और आज इसीलिए हम इन वैज्ञानिकों का साथ दे रहे हैं और आपके सामने आज हम ये खबर लेकर आए हैं।